जय हिंद राष्ट्र। इस पिछली सदी के सबसे महत्वपूर्ण, वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गांधी का एसेसिनेशन, गांधी का वध गिना जाता है। मगर ये एक ऐसा अजीबोगरीब प्रसंग है। किसी भी हत्या में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पोस्टमार्टम होता है। गांधी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। किस प्रकार से ये साबित करने में कि कैसे कैसे हत्या हुई, किसने गोली मारी, क्या किया, कितनी गोली लगी, ये सब के लिए आवश्यक होता है, वो नहीं हुआ। और इस विषय पर भी या तो सहानुभूतिपूर्वक लिखा गया है जो गांधी के पक्ष में काम कर रहा है, या फिर नाथूराम गोडसे जी की किताब है गांधीवध क्यों इत्यादि किताबें हैं। तटस्थ छान फटक इसकी बिल्कुल नहीं हुई है। अभी एक बड़ी जोरदार किताब हे राम आई है इसी विषय पर, जो बिल्कुल तटस्थ जानकारी देती है, ना गांधी का पक्ष लेती है, ना गांधी का विरोध करती है। एक पत्रकार की दृष्टि, प्रखर श्रीवास्तव ने इस किताब को लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो गांधी वध के कुछ अल्प ज्ञात प्रसंगों पर, तथ्यों पर मैं उनसे बात करना चाहता हूं। वो जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनको ऑनलाइन लेता हूं। प्रखर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, हो सकता है आपको असुविधाजनक लगे। प्रारंभ में इससे करना चाहूंगा कि गांधी जैसा व्यक्ति जिसके बारे में ये कहा जाता है, क्योंकि मैंने टॉल्स्टॉय तो नहीं पढ़ा और आइंस्टीन भी नहीं पढ़ा, जिनके नाम से कहा जाता है कि उन्होंने कहा है कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चला है। परमात्मा जाने, क्योंकि इसका कोई संदर्भ ये मुझे मिला नहीं। मगर उस व्यक्ति का ऐसा हिंसक अंत हुआ, उसकी कीर्ति बिल्कुल रसातल में पहुंच गई और लोग उसके वध करने पर उतारू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं आपको जो आइंस्टीन को जो आपने कोट किया है, तो सामान्यतः ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग इस तरह की श्रद्धांजलियां देते हैं। तो आइंस्टीन की जो श्रद्धांजलि थी वो सही थी, गलत थी, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आपने रसातल की बात करी, वो एक बड़ा अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। तो हमें जब गांधी का हम निष्पक्ष होकर, जब हम गांधी के पूरे जीवन का, खासकर राजनीतिक जीवन का जब हम निष्पक्ष होकर जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि गांधी के दो काल, अगर हम उनकी लोकप्रियता को दो हिस्सों में बांटे तो हमें इस तरह से बांटना चाहिए कि आजाद पार्टीशन जब बिल्कुल तय हो जाता है उसके पहले गांधी की लोकप्रियता क्या है, और जब देश का विभाजन तय हो जाता है उसके बाद गांधी की लोकप्रियता क्या है। और जब मैं पूरा इस विषय पर, जब मैंने अध्ययन किया, कम से कम 15, 16, 17 साल इस विषय पर अध्ययन किया, गांधी हत्याकांड पर, तो मैंने ये पाया कि आश्चर्यजनक तौर पर जैसे जैसे पाकिस्तान की मांग देश में बढ़ने लगती है, जैसे जैसे पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई देने लगता है, जैसे जैसे 1945-46 के चुनाव आते हैं, उसके नतीजे आते हैं, जिससे पाकिस्तान का निर्माण करीब करीब तय हो जाता है। और गांधी जो बार बार ये कहते थे, हर बार ये कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, या पाकिस्तान बनाने से पहले मेरे शरीर के दो टुकड़े कर दो, ये एक तरह से सिर्फ एक राजनीतिक जुमला साबित हो जाता है। और गांधी की लोकप्रियता का जो स्तर है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अगर हम गांधी के 30 के दशक या 20 के दशक की बात करते हैं तो हम एक दौर देखते हैं कि गांधी जब एक आवाज उठाते थे तो लाखों करोड़ लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। लेकिन आजादी, जैसे जैसे भारत करीब आ रही थी आजादी की तारीख और विभाजन तय दिखाई दे रहा था, वैसे वैसे गांधी की लोकप्रियता अपने निचले पायदान पर चली गई थी। मैं बहुत सोच समझकर ये बात कह रहा हूं कि नाथूराम गोडसे ने जब 30 जनवरी शाम 5:17 पर गांधी को जब गोली मारी थी, तो उसके ठीक 1 मिनट पहले, यानी 30 जनवरी 1948 की शाम 5:16 पर गांधी अपने पूरे जीवन में जो उनकी लोकप्रियता थी उसके सबसे निचले स्तर पर थे। मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी लोकप्रिय नहीं थे उस पल, लेकिन जो गांधी की लोकप्रियता के ग्राफ को ही अगर हम कंपैरिजन करें तो गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ अपने सबसे निचले स्तर पर था जिस पल गोडसे ने उनको 3 गोली मारी। अब क्यों निचले स्तर पर था? वो सबसे बड़ी बात थी कि गांधी की जो, अगर हम उस दौर को अगर अध्ययन करते हैं, हम उस समय की देश काल स्थिति परिस्थिति का अध्ययन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि गांधी की 3 या 4 जो वजह थी जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बुरी तरह से जो है गिर चुकी थी। उसकी पहली वजह यह थी कि गांधी जो जुमला इस्तेमाल करते थे कि मैं उसको जुमला ही बोलता हूं कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, ये वो
वो रोज कहते रहे कि जिन पलों में उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी, जब पाकिस्तान का निर्माण की तारीख, पाकिस्तान का निर्माण तय हो रहा था, जिस दिन उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, उस दिन उन्होंने मौन धारण कर लिया। उन्होंने अपने जो उनकी पूरी लाइन थी पाकिस्तान के विरोध की, वो उसको उन्होंने बदल दिया। एक वजह ये, तो वो पाकिस्तान के निर्माण को या भारत के विभाजन को रोकने में नाकाम हुए। उनकी अलोकप्रियता की पहली वजह ये थी। दूसरी अलोकप्रियता की दूसरी वजह मैं ये मानता हूं कि जब पाकिस्तान बन रहा था, तो उसके बाद जो हिंसा शुरू होती है 1946 में, जो हम डायरेक्ट एक्शन डे से अगर हिंसा का दौर हम उस वक्त की हिंसा को अगर माने, तो गांधी की जो अहिंसा थी वो खोखली साबित हुई, पूरी तरह से खोखली साबित हुई। ना वो डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा को रोक पाए, ना वो नोआखली में पूरी तरह से कामयाब हो पाए। उसके बाद जो बिहार में हिंसा हुई वो उसमें रोकने में नाकाम रहे। फिर हिंसा पंजाब से लेकर पूरे सरहदी सूबों तक फैलती गई। तो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कोई बात प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा है, तुफैल जी नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद आचार्य कृपलानी ने 14, 15, 16 जून को जो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें विभाजन पर मोहर लगी थी, उसमें खुद आचार्य कृपलानी जो उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि गांधी जी की जो अहिंसा है वो हिंसा रोकने में नाकाम हुई है। तो गांधी जिस अहिंसा का पाठ 3 दशक तक इस देश को पढ़ा रहे थे, वो अहिंसा खोखली साबित हुई, वो अहिंसा का सिद्धांत खोखला साबित हुआ जब लाखों लाशों के अंबार इस देश में लग गए। तो दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह गांधी की लोकप्रियता की थी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। गांधी इतने नग्न रूप में, मैं बहुत सोच समझ कर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गांधी इतने नग्न रूप में मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे जिससे कि लोग बहुत आहत हो रहे थे। यहां तक कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, जैसा हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण करने वाले भारत के ही रहने वाले मुसलमान थे, जैसे यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के, दक्षिण भारत के, बंगाल के, दिल्ली के, यही सब पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार लोग थे, जिन्होंने तन मन धन से जिन्ना की मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के सिद्धांत का समर्थन किया। ये और बात है तुफैल जी की ये लोग पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए और आज खुलेआम चौड़े पर ये कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, लेकिन हकीकत यही है कि यही लोग पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार थे। तो गांधी ना केवल इन लोगों का समर्थन कर रहे थे, बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठाएं वो पार कर रहे थे। तो विभाजन के लिए मुस्लिम कट्टरता और मुस्लिम जो एक डिमांड, हर समय कुछ ना कुछ मांगने की जो एक मानसिकता है, मुस्लिम मानसिकता, उसको छुपाने के लिए गांधी जब बंटवारा तय हो जाता है इस देश का, तो गांधी इसका ठीकरा हिंदू और सिखों पर भी फोड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान ही नहीं, हिंदू और सिख भी भारत का बंटवारा चाहते थे। ये आश्चर्यजनक बात है कि किस हिंदू और सिख ने पाकिस्तान मांगा था, किस हिंदू और सिख ने पाकिस्तान मांगा था, देश का बंटवारा मांगा था, इसका कहीं कोई तथ्य नहीं मिलता है, लेकिन गांधी इसका ठीकरा फोड़ने लगे थे। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो है वो तीसरी उनकी अलोकप्रियता की वजह बनती है। और चौथी उनकी अलोकप्रियता की वजह बनती है, वो ये बनती है कि जो हिंदू सिख शरणार्थी अपना सब कुछ लुटाकर लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी से अपना सब कुछ लुटाकर जो भारत को अपना देश मानकर आए थे, और उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था, जिस तरह से कड़कड़ाती सर्दी में, बरसात के अंदर जिस तरह से खुले आसमान के नीचे उन्हें अपने देश में ही शरणार्थी की तरह रहना पड़ रहा था, उसको लेकर उनके मन में ये इच्छा थी कि गांधी कम से कम जो है हमारे लिए, हमारे ऊपर मलहम लगाने के लिए, हमारे जख्मों पर मलहम लगाने के लिए 2 शब्द कहेंगे। लेकिन गांधी अक्सर उनको ताने देते थे, अक्सर उनको झड़कियां देते थे, यहां तक कहते थे कि आप लोग इधर आ क्यों गए, आपको तो वापस चले जाना चाहिए, आप वहीं पर क्यों नहीं मर गए। तो जो शरणार्थियों के साथ जो बेरुखी भरा व्यवहार था गांधी का, उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता कम होती, ये चौथी वजह मैंने बताई। और पांचवी वजह भी एक और मैं मानता हूं कि जो 55 करोड़ रुपए देने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने जो अपना आखिरी अनशन किया, वो मैं मानता हूं कि गांधी की जो लोकप्रियता का जो ताबूत था, उसके अंदर वो जो आखिरी अनशन था 55 करोड़ रुपए देने के लिए, वो आखिरी कील साबित हुआ। तो गांधी की लोकप्रियता का स्तर 1946, 1947 और जनवरी 1948, जनवरी की आखिरी 2 तारीखों तक आते आते अपने निचले पायदान पर पहुंच गया था। जी तुफैल जी। बिल्कुल ठीक बात। ये जो 55 करोड़ है, इसको थोड़ा सा बताएंगे, ये क्या है? देखिए, 55 करोड़ रुपए को बहुत ही विस्तार से मैंने अपनी पुस्तक हेराम में इसका पूरा एक अध्याय लिखा है, 55 करोड़ रुपए के लिए जो गांधी ने अपना अनशन किया था। और इसमें एक बहुत ही बड़ी धूर्तता जो है वामपंथी इतिहासकारों की, या जो गांधीवादी खुद को कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि गांधीवादी जो है वो झूठ नहीं बोलता है, लेकिन इस देश में जितना झूठ
गांधी के नाम पर, गांधी के सिद्धांतों के नाम पर गांधीवादियों ने बोला है, कांग्रेसियों ने बोला है और वामपंथी इतिहासकारों ने बोला, उतना झूठ इस देश में किसी ने नहीं बोला। तो एक झूठ का सबूत मैं यहां पर देता हूं कि बार बार ये लोग साबित करने की कोशिश करते हैं कि गांधी का जो आखिरी अनशन था वो बेसिकली दिल्ली के अंदर शांति स्थापित करने के लिए था। अब जब मैंने इस बात का रिसर्च किया तो मैं दिल्ली पुलिस के जो उस वक्त के पेपर्स थे, जो नेशनल आर्काइव में जो पेपर्स पड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, उस वक्त दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी जो है वो गृह मंत्रालय को, गृह सचिव को जो रिपोर्ट्स भेजा करते थे, वो मैंने पढ़ी है। तो ये बात सही है कि सितंबर 1947 में दिल्ली में बुरी तरह से एक दंगा हुआ था और इस दंगे में काफी लोग मारे गए थे। लेकिन गांधी जब अनशन करते हैं जनवरी में, 13 जनवरी 14 जनवरी को जब इस अनशन की शुरुआत करते हैं, तो गांधीवादी हमें झूठ बताते हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और मुसलमानों को सुरक्षित रखने के लिए और दिल्ली में शांति स्थापना के लिए अनशन किया था। लेकिन ये 100 नहीं 1000% झूठ है कि गांधी का इस अनशन की जो हिडन एजेंडा था इस अनशन का, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का था। क्योंकि जब मैं पूरे रिपोर्ट्स का, उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स का या उस वक्त के बयानों का या उस वक्त के जो नेताओं के अकाउंट्स, उनको जब मैं पढ़ता हूँ, वायसराय के अकाउंट्स पढ़ता हूँ, जब मैं उनके सहयोगियों की पढ़ता हूँ, उस वक्त के अधिकारियों के अकाउंट्स पढ़ता हूँ, तो ये साफ साफ सामने आता है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए ही गांधी ने आखिरी अनशन किया था। वो ऐसे कि गांधी जब वायसराय माउंटबेटन से गांधी मिलते हैं, माउंटबेटन से वो माउंटबेटन उनको बताते हैं अनशन के पहले कि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए उसका बकाया नहीं दे रहा है। तो गांधी कहते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा। तो माउंटबेटन कहते हैं कि इससे पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होगी, क्योंकि भारत के ऊपर ये 55 करोड़ रुपए निकलते हैं और ये पाकिस्तान को दिए जाना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान का हक है, और भारत अगर ऐसा मना करता है तो भारत की छवि खराब होती है इससे पूरी दुनिया में। तो गांधी इससे बड़े आहत हो जाते हैं और गांधी इसी वक्त अनशन का ऐलान कर देते हैं। सरदार पटेल के जब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, उनकी बेटी मणिबेन पटेल ने पूरी डायरीज लिखी हैं, उसमें साफ समझ में आता है कि बार बार सरदार पटेल इस बात को मान रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अनशन जो है 55 करोड़ रुपए के लिए किया गया है। अनशन के बाद गांधी जो अपने भाषण देते हैं, उन भाषणों के अंदर 55 करोड़ रुपए का जिक्र तब आता है जब अचानक अनशन के एक दिन बाद, 1.5 दिन बाद जो है भारत सरकार जो है कैबिनेट की बैठक करके 55 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर देती है पाकिस्तान का। आप देखिए बड़े दिलचस्प है कि भारत सरकार की जो कैबिनेट की बैठक होती है, चाहे वो मोदी जी, नेहरू जी के समय से लेकर मोदी जी के समय तक, भारत की कैबिनेट की बैठक होने का एक नियत स्थान होता है, या तो प्रधानमंत्री आवास में होती है या सेक्रेटरीट में होती है। लेकिन पहली बार, और शायद जहां तक मेरा ख्याल है आखिरी बार, कोई बैठक किसी व्यक्ति की खाट के इर्द गिर्द होगी। तो गांधी जब अपना आमरण अनशन कर रहे होते हैं तो धूप सेकते थे वृंदावन में, तो जब वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं खुले बगीचे के नीचे धूप सेक रहे हैं और पूरी भारत की कैबिनेट, नेहरू मंत्रिमंडल की कैबिनेट उनके आसपास कुर्सियां डालकर बैठी हुई हो, कैबिनेट की बैठक होती है और उस बैठक में फैसला होता है कि 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएं। उस कैबिनेट के अंदर एक व्यक्ति शामिल नहीं होता, उसका नाम है सरदार पटेल। वो गुस्से के अंदर उस वक्त मुंबई चले जाते हैं, जो उस समय बॉम्बे कहा जाता था, और वो इस बैठक में शामिल नहीं होते और उनके विरोध के बावजूद, जो पहले वो विरोध दर्ज करवा चुके होते हैं, ये 55 करोड़ रुपए देने का फैसला हो जाता है। तो भारत सरकार अपने बयान में भी कहती है उसके बाद कि गांधी जी की जान बचाने के लिए हमने 55 करोड़ रुपए देने का फैसला पाकिस्तान को किया है। बाद में गांधी अपने प्रवचन में भी, जो शाम को जो प्रार्थना सभा में जो भाषण देते तो उसमें भी ये बात कहते हैं कि अगर मैं अनशन नहीं करता तो ये 55 करोड़ रुपए नहीं पाकिस्तान को दिए जाते। अब बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि जब मैं, जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल आर्काइव में उस दौर की सारी चीजों का मैंने सारे दस्तावेजों का अध्ययन किया है, साथ ही साथ मैंने पाकिस्तान में उस वक्त क्या हो रहा था इसको भी जानने समझने की चेष्टा की है। तो जब मैं इसके गया कि जब गांधी अनशन कर रहे थे दिल्ली में, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की राजधानी कराची में या पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया थी, तो जब मैं पाकिस्तान के नेताओं के या पाकिस्तान के कुछ इतिहासकारों के जब अकाउंट्स पढ़ता हूँ तो बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। वो पाकिस्तान, वो मुस्लिम लीग, वो जिन्ना और वो जिन्ना के चेले जो जीवन भर गांधी जी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो गांधी को सिर्फ हिंदुओं का नेता मानते थे, जो कहते थे कि गांधी बनिया है, जो कहते थे कि गांधी जो है वो बड़ा धूर्त है, इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जो मुस्लिम लीग के नेता करते थे, वो जैसे ही आखिरी अनशन शुरू होता है और इन मौका परस्त मुस्लिम लीग के नेताओं को लगता है, जिन्ना को लगता है, जिन्ना की सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि अब 55 करोड़ रुपए के लिए अनशन हो रहा है, तो उनकी भाषा जो है गांधी के लिए बदल जाती है।
उनकी छाती में जो है वो गांधी के लिए दूध उतरना शुरू हो जाता है और पाकिस्तान में जो है वो गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लग जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा तुफैल जी कि जो पाकिस्तान की जो पंजाब विधानसभा थी उसके अंदर बकायदा एक दिन का स्पेशल सेशन होता है गांधी के आखिरी अनशन पर, और नेता चिंता जताते हैं कि गांधी देखिए ऐसा कर रहे हैं, इतने महान नेता हैं। और एक नेता अब्दुल राब मिस्टर, जो जिनके बड़े खराब रिकॉर्ड थे दंगे मुंगे करने में, वो तो ये तक कह देते हैं कि अब्दुल रब मिस्टर, हाँ अब्दुल राब मिस्टर, तो वो तो ये तक कह देते हैं कि ये मसीहा है, ईसा मसीह के बाद में मसीहा पैदा हुआ है तो ये व्यक्ति है। तो मसीहा गांधी को पाकिस्तान के लोग मान लेते, तो क्यों मान लेते? जाहिर तौर पर वो जानते थे इस बात को कि ये अनशन जो है हमें 55 करोड़ रुपए देने के लिए है, और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की बेहद जरूरत थी क्योंकि उसका युद्ध के अंदर खर्चा हो रहा था। जो कश्मीर में उसने कबायलियों के भेष में जो आक्रमण कर रखा था उसके लिए उसे पैसा चाहिए था और गांधी उसके लिए अनशन कर रहे थे उस 55 करोड़ रुपए के लिए। तो पाकिस्तान के सारे लोग जानते थे। और यहां तक मैं आपको बता दूं कि गांधी का जो अनशन था उस वक्त के पत्रकार भी उसे समझ रहे थे। ऐसे कई मैंने अखबार उस वक्त की क्लिपिंग्स देखी हैं जिनके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि गांधी का जो अनशन है इसका एजेंडा जो है पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का है। और दिलचस्प वो बात यह है कि गांधी जब 55 करोड़ रुपए देने का अनशन का ऐलान करते हैं तो नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, जो खुद अग्रणी और हिंदू राष्ट्र के नाम से एक अखबार चलाते थे जिसका पहले नाम अग्रणी था, बाद में बैन लगने के बाद उसका नाम उन्होंने हिंदू राष्ट्र कर दिया था। तो जब जिस शाम को गांधी अनशन का ऐलान करते हैं उस शाम को वो अपने दफ्तर में बैठे हुए होते हैं, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे। और उस जमाने में पुराने पत्रकार जानते होंगे टेली प्रिंटर होता था, जिससे जैसे आज फैक्स होता है या उस जहां पे जैसे कुछ एक टाइप किया हुआ मटेरियल बाहर निकलता, टेली प्रिंटर से निकलता था। उसी से ब्रेकिंग न्यूज एक उस जमाने की आप कह सकते हैं मालूम पड़ती थी। तो टेली प्रिंटर से जैसे ही कागज का पुर्जा बाहर निकलता और उसमें लिखा रहता है कि गांधी ने आमरण अनशन का ऐलान किया है, उसी वक्त गोडसे और आप्टे दोनों समझ जाते हैं कि जो अनशन है इसका हिडन एजेंडा जो है वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का है। क्योंकि वो गोडसे खुद संपादक था, एक अच्छा पत्रकार था, तो उसको समझते देर नहीं लगती। जैसे कोई भी पत्रकार जो एक संपादक स्तर का होता है उसको मालूम होता है कि अगर ये राजनीति में ये कदम उठाया जा रहा है तो उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या होगा। ये बहुत कोई भी पत्रकार समझ पाता है। तो उस वक्त के पत्रकार को मूर्ख तो थे नहीं, वो तत्काल समझ गए कि गांधी का एजेंडा क्या है, 55 करोड़ रुपए देना है। इसी तरह नाथूराम गोडसे भी पत्रकार के तौर पर ये बात समझ गया और उसी वक्त नाथूराम गोडसे ने फैसला लिया कि अब गांधी को मरना होगा और गांधी को हम मारेंगे। ये लोग झूठ फैलाते हैं कि गोडसे ने इसके पहले भी गांधी को मारने की कई बार कोशिश की, ये सरासर झूठ है। गोडसे गांधी को मारने का फैसला उनके आमरण अनशन के ऐलान की शाम को करता है। इसके पहले कभी उसने गांधी को मारने का प्लान नहीं बनाया। इसके पहले उसने जिन्ना को मारने का प्लान बनाया 2-2 3-3 बार। इसके पहले उसने हैदराबाद पर हमले करने का प्लान बनाया। इसके अलावा उसने जो पाकिस्तान के हिस्से का जो सैनिक सामान जब भारत से जा रहा था उस ट्रेन पर हमला करने का प्लान नारायण आप्टे और गोडसे ने बनाया। लेकिन कभी गांधी को मारने का प्लान उनका नहीं था। लेकिन इस अनशन के बाद वो गांधी को मारने का फैसला लेते हैं, क्योंकि इसका सबूत इस बात से मिलता है तुफैल जी कि जिस शाम गांधी आमरण अनशन का ऐलान करते हैं उसके ठीक अगले दिन गोडसे 2 जीवन बीमा पॉलिसी करवाता है। एक नारायण आप्टे की पत्नी के नाम पर, चंपाताई आप्टे के नाम पर, और एक अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे की पत्नी सिंधुताई आप्टे के नाम पर। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह से बीमा पॉलिसी एक बड़ी रकम मतलब 2,000 रुपए की करवाता, उस समय 2,000 रुपए बड़ी रकम होती थी, तो जाहिर तौर पर उसने उस पल कोई बड़ा काम करने का फैसला लिया है कि वो कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिससे उसकी जान को खतरा है। और उसके मरने के बाद, क्योंकि उसका दोस्त भी इसमें शामिल है नारायण आप्टे, तो अगर हम दोनों को यानी गोडसे और आप्टे को कुछ हो जाता है तो आप्टे की धर्मपत्नी चंपाताई आप्टे को कुछ पैसे मिल जाएंगे जीवन गुजर बसर के लिए, और मुझे अगर कुछ हो जाता है, चूंकि मेरा भाई गोपाल गोडसे भी इस गांधी को मारने के कार्य में शामिल रहेगा, तो उसकी भी पत्नी को कुछ जो है पैसे मिल जाएंगे जीवन भरण पोषण के लिए भविष्य में। गोडसे का खुद का तो कुछ शादी उसने की नहीं थी, तो उसे अपने परिवार की उस तरह से चिंता नहीं थी, छोटे भाई की पत्नी की चिंता थी। तो ये सबूत है जो क्लियर बताते हैं कि गोडसे गांधी को मारने का फैसला 55 करोड़ के अनशन के बाद लेता है। और 55 करोड़ को लेकर जब आप पूरा रिसर्च करते हैं, ईमानदारी के साथ रिसर्च करते हैं, तो ये पाते हैं कि 55 करोड़ रुपए देने के लिए ही गांधी ने अपना आखिरी आमरण अनशन किया था। जी तो फैल ये लोग जिन्होंने गांधी वध किया ये प्रोफेशनल हत्यारे नहीं थे, और मैंने आपकी पुस्तक में पढ़ा है कि उनसे चूकें हुई और पुलिस को और प्रशासन को इसकी जानकारी 30 जनवरी जब ये घटना घटी उससे हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले मिल गई थी।
प्रशासन पुलिस के साधनों के सामने 2, 4, 5 लोगों का कोई मतलब नहीं है, ना उनकी कोई क्षमता है। कुछ इस पर प्रकाश डालें कि ये संभव था गांधी का बचाया जाना। देखिए मैंने अपनी इस पुस्तक में गांधी हत्याकांड की 75 चूक लिखी है, अलग से चैप्टर की, तो बच जाते बापू अगर नहीं होती 75 चूक। लेकिन तुफैल जी मुझे कई बार लगता है 75 मैंने बहुत कम लिखी है। अगर मैं 1000 चूक भी लिखता, 1000 गलतियां जो पुलिस ने की हैं, जिसकी अगर वो नहीं करती तो गांधी की हत्या करने में कामयाब नहीं होता गोडसे। अगर 1000 भी मैं लिखता तो वो भी कम होती। मतलब इतनी गलतियां की हैं पुलिस ने गांधी की सुरक्षा में कि बेहिसाब गलतियां हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने बात कही कि ये लोग कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं थे, कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। इनका जो पूरा ग्रुप था उसमें दिगंबर बड़गे को छोड़ दिया जाए तो उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड था, वो अवैध हथियार वगैरह बेचता था और इसीलिए इन्होंने इसको शामिल किया था दिगंबर बड़गे को, क्योंकि ये हथियार चलाने में पारंगत नहीं थे, ये किसी की हत्या की प्लानिंग नहीं बना सकते थे। इसलिए इन्होंने दिगंबर बड़गे को अपने साथ लिया कि यार कम से कम ये थोड़ा सा हथियारों से वाबस्ता है, इसको चीजें समझ में आती है, हथियारों को लेकर समझ है इसकी, तो ये हमारी कुछ मदद कर पाएगा। तो ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। तो जब ये गांधी पर, और बहुत ही जिसको कहते हैं ना, बड़ी बचकाना किस्म की प्लानिंग करते थे, अपनी प्लानिंग के दौरान ये इतनी गलतियां करते थे कि मतलब कोई भी इनको आसानी से मतलब इनके सफल होने की कोई गारंटी ही नहीं थी, जो शुरुआत में जिस तरह का प्लान जब ये बनाते हैं। तो पहला इनका प्लान होता है गांधी पर 20 जनवरी को हमला करने का। गांधी की हत्या के 10 दिन पहले 20 जनवरी की तारीख तय करते हैं कि इस दिन हम गांधी को मारेंगे। इनका प्लान ये होता है कि बिरला भवन जाएंगे, गांधी प्रार्थना सभा कर रहे होंगे, मदन लाल पाहवा जिनका एक साथी होता है बम फोड़ेगा दूर जाकर, जब उससे आवाज होगी भगदड़ मचेगी तो बाकी लोग गांधी पर ग्रेनेड और गोलियां चलाकर हमला कर देंगे। तो मदन लाल पाहवा ने तो बम फोड़ दिया, लेकिन ये बाकी लोग जो थे ये पैनिक कर गए, क्योंकि पेशेवर अपराधी तो थे नहीं। तो इन्होंने देखा कि जब भगदड़ उतनी नहीं मची, क्योंकि जैसे ही वो बम फूटता है, और यूट्यूब में पड़ी हुई ओरिजिनल क्लिप गांधी की आवाज की, तो जैसे ही वो भगदड़ मचती है तो गांधी मना करते हैं, अरे डरो मत, मत भागो, कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी कोई बम फूटा है। तो लोग बैठे रहते हैं अपनी जगह पर, तो भगदड़ नहीं मच पाती। तो इनका प्लान यहाँ पे फेल होने लगता है कि चाहते तो फिर भी हमला कर सकते थे, लेकिन इनके अंदर वो जिगर नहीं था, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी उस दिन। तो ये भगदड़ होती है, तो एक भागता है, मतलब भगदड़ इनके बीच में बच जाती है। दिगंबर बड़गे सबसे पहले भागता है, उसके बाद उसका शंकर किश्तैया उसको नौकर भाग जाता है, उसके बाद गोपाल गोडसे जो गोडसे का भाई होता है वो भाग जाता है, देख के नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे भाग जाते हैं। लेकिन मदन लाल पाहवा जो होता है, विष्णु करकरे भी एक साथी होता है, वो भी डर के भाग जाता है और ये गांधी पर हमला नहीं कर पाते। लेकिन मदन लाल पाहवा जिसने बम फोड़ा था भगदड़ मचाने के लिए, वो वहीं पर पकड़ा जाता है, क्योंकि उसने उसके पहले बिरला भवन की रैकी नहीं की थी। अब आप सोचिए कितने अनाड़ी रहे होंगे कि सब लोग तो रैकी करके आ गए, लेकिन जिसको जितनी अहम जिम्मेदारी दी थी बम फोड़ने की, उसको बिरला भवन की रैकी नहीं करवाई। तो उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन भागते भागते वो वापस उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसने बम रखा था। तो तत्काल उसको एक महिला पहचान गई, सुलोचना देवी नाम था, वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी बिरला भवन में। तो उसने उसको बम फोड़ते हुए देख लिया था। उसने पुलिस को इशारा किया, मदन लाल पाहवा गिरफ्तार हो गया। गांधी ने कहा कि मदन लाल पाहवा जो युवक गिरफ्तार हुआ, इसके साथ मारपीट नहीं होना चाहिए। प्रार्थना सभा में यहाँ तक कि भगत सिंह से भी गांधी ने उसकी तुलना कर दी। तो लेकिन आपको मालूम तो फैली, भारत की पुलिस का कभी गांधी की अहिंसा में विश्वास नहीं था, ना तब था ना आज था। तो उसी रात जो बुरी तरह से बेपनाह उसकी पिटाई की गई, मतलब जबर तरीके से उसको जो है मदन लाल पाहवा को तोड़ा गया। उसने बाद में जीवित रहा वो, तो उसने एक आउटलुक को दिए इंटरव्यू में 1998 में बताया था कि यहाँ तक कि मतलब उसके ऊपर लाल चींटियां, चूहे, यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। उसको जब बुरी तरह से मारा गया तो तोते की तरह जो है उसके सारे राज उगलना शुरू कर दिया। उसने जब राज उगले तो उसने सबसे पहले बता दिया कि जो मास्टरमाइंड है वो दो लोग हैं। इनमें एक व्यक्ति जो है वो हिंदू राष्ट्र और अग्रणी का संपादक है, यानी नाथुराम गोडसे। दूसरा व्यक्ति जो है वो अग्रणी हिंदू राष्ट्र अखबार का मैनेजर है, यानी नारायण आप्टे। तीसरा व्यक्ति जो है वो अहमदनगर के होटल का मालिक है, वहां का पार्षद है, यानी काउंसलर है, और उसका नाम है विष्णु करकर। तो विष्णु करकर का तो नाम भी बता दिया, और बाकी लोगों के बारे में पूरे हुलिये और सारी जानकारी उसने दे दी। तो मतलब मदन लाल पाहवा का जो 20 जनवरी की रात या 21 जनवरी तक जो बयान पूरा कंप्लीट हो गया था, वो इतना क्लियर बयान था कि अगर एक कांस्टेबल को वो पकड़ाया जाता कि भाई ये बयान पकड़ो, और ये बयान देने वाला है 5-6 नाम बता रहा है, 6 नाम बता रहा है, 6 लोगों के बारे में बता रहा है, इनको जरा पकड़ के लाओ, तो एक कांस्टेबल भी आराम से अगले 3 दिन के अंदर 48 घंटे में 72 घंटे में इन सबको
सलाखों के पीछे कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा मदन लाल पाहवा के कहने पर छापा भी मारा गया मरीना होटल में। मरीना होटल दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक होटल है जहां पर गोडसे और आप्टे रुके हुए थे। तो जब छापा मारा पुलिस ने मरीना होटल में, तो गोडसे के कपड़े मिले। तो उस समय आपको मालूम होगा सब लोग सफेद कपड़े ज्यादातर शर्ट पहनते थे, खादी की या अलग उस तरह की। तो लोग अपने इनिशियल्स कॉलर में लिख दिया करते थे पीछे, तो उसमें इनिशियल्स लिखे हुए थे नाथुराम विनायक गोडसे के, N.V.G. यानी नाथुराम विनायक गोडसे। अब पुलिस को क्या करना था कि पुलिस को ये देखना था कि भाई अग्रणी अखबार का संपादक कौन है और ये कपड़े जो मिले हैं इसमें एनवीजी लिखा है, दोनों चीजों को मैच करना था, नाम मालूम पड़ जाता। अब अग्रणी अखबार के संपादक को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। अग्रणी कोई छोटा मोटा अखबार नहीं था, पूना और उसके आसपास उसका अच्छा खासा सर्कुलेशन था। और अग्रणी का कौन मालिक है, कौन मैनेजर है, कौन पब्लिशर है, ये सारी जानकारियां सिर्फ अग्रणी की नहीं, भारत में छपने वाले सारे अखबारों की जानकारी है तब भी और आज भी आईबी के पास रहती है, गृह मंत्रालय में भी रहती है, सूचना प्रसारण मंत्रालय में भी रहती है, और राज्यों की राजधानी के अंदर भी रहती है, किस राज्य में कितने अखबार छप रहे हैं। और अंग्रेजों के समय तो बड़ी नजर रखी जाती थी अखबारों पे, कौन छाप रहा है, उसका पता क्या है, नाम क्या है। और हैरत की बात है कि उस वक्त जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे संजीवी, वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होने के साथ साथ आईबी के चीफ भी थे पूरे भारत के। तो उन्हीं के पास वो लिस्ट पड़ी हुई थी, उनको सिर्फ लिस्ट निकालनी थी कि भाई अग्रणी अखबार का नाम आ रहा है, इसका संपादक कौन है। मालूम पड़ जाता नाथुराम विनायक गोडसे, और पूना से अखबार छपता है, पूना पुलिस को एक फोन करना था, पूना पुलिस गोडसे तक पहुंच जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उस बयान को घुमाया जाता रहा, अलग अलग थ्योरी पुलिस करती रही। जिम्मी नागरवाला थे। मैं मानता हूं कि भारत की पुलिस के इतिहास में इतना निकम्मा और नाकारा अधिकारी नहीं हो सकता जेडी नागरवाला। इसके नाम पर तो स्टेडियम है, इसके नाम पर तो बिल्कुल बिल्कुल, इस व्यक्ति के नाम पर अहमदाबाद में स्टेडियम है, गुजरात पुलिस का मुख्यालय इसके नाम पर है। क्योंकि ये पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर, बॉम्बे के अंदर ये डीसीपी था इसका, सीआईडी का। और उसके बाद इसको जब गांधी की हत्या हो गई तो इसी व्यक्ति को जिसने पूरा गुफअप किया, गांधी की हत्या के पहले हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रहा, इसी को गांधी की हत्या की जांच सौंप दी गई गांधी की हत्या के बाद। और भविष्य में जब गुजरात एक अलग राज्य बना तो मोरारजी देसाई जो गुजरात महाराष्ट्र मुंबई प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री होते थे, तो उन्होंने इसको जो है वो गुजरात का जो है पहला आईजी बना दिया। जैसे उस समय आईजी एक तरह से पूरे राज्य का हेड होता था, अब तो डीजीपी होता है। तो उसको पूरा गुजरात पुलिस का पहला प्रमुख बन गया ये आदमी। जिस आदमी के कंधे पर लगे सितारे नोच लिए जाने चाहिए थे, जिस व्यक्ति को सस्पेंड नहीं टर्मिनेट किया जाना चाहिए था, ना केवल टर्मिनेट किया जाना था बल्कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे पूछा जाना चाहिए था कि तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई, उसको पूरे करियर में अपने इनाम मिलते रहे। क्यों मिलते रहे? ये अध्ययन होना चाहिए, इस पर चर्चा होना चाहिए। तो जिम्मी नगरवाला ने जो गलतियां करी है वो ऐतिहासिक गलतियां, मतलब मैं अगर सब बता दूंगा तो हमारा बहुत समय चला जाएगा, लेकिन उनकी एक छोटी सी क्या बड़ी एक बचकानी गलती बताता हूं, दर्शकों के लिए बड़ी रोचक होगी ये जानकारी। कि जिम्मी नगरवाला से पूछा गया कि तुम गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, सारे नाम आ गए। बोले अगर मैं गिरफ्तार एक को भी कर लूंगा तो बाकी लोग सतर्क हो जाएंगे। वो बोला क्या है पूरा मामला? बोले कोई गांधी की हत्या की साजिश नहीं है, ये लोग गांधी को किडनैप करने की साजिश रच रहे हैं। बोले ये लोग कौन है? बोले ये लोग तो कुछ नहीं है, गांधी की हत्या की साजिश कौन रच रहा है? इसने नाम दिया कर्नल मोहन सिंह का। कर्नल मोहन सिंह वो व्यक्ति हैं जो आजाद हिंद फौज के पहले नायक थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज के पहले हेड थे, सुभाष चंद्र बोस के भी पहले, बाद में वो राज्यसभा सदस्य भी बने। तो कर्नल मोहन सिंह ये षड्यंत्र रच रहे हैं, जो इतना बड़ा जिसका योगदान है भारत की आजादी में, उस पर आईपीएस अधिकारी जेडी नागरवाला ने आरोप लगाया कि ये कर्नल मोहन सिंह इसको षड्यंत्र को रच रहे हैं। इसमें मास्टर तारा सिंह जो अकाली दल के नेता थे वो भी शामिल है, और ये लोग पुरुषोत्तम दास टंडन, भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन से मिलकर उन्हें भी कन्विंस करा रहे हैं, और ये गांधी को किडनैप कर अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। और ये ऐसे करके ये 20 लोग हैं, 20 लोगों के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ 20 लोग और जुड़े हैं, उनके साथ फिर 20-20 लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा एक पूरा गिरोह है जो गांधी के अपहरण की साजिश रच रहा है। तो 40,000 लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, हजारों की संख्या में गांधी के अपहरण की साजिश हजारों लोग रच रहे हैं। तो बोला ये रिपोर्ट जो आप बता रही है 27-28 जनवरी का संजीवी और जेडी नागरवाला के बीच में कन्वर्सेशन है फोन पर। तो संजीवी बोलते हैं जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है कि तुमने जो रिपोर्ट मुझे बताई अपहरण की, ये लिखित में रिपोर्ट भेजो, ये लिखित में रिपोर्ट भेजो मेरे को।
बोला हाँ सर, ये लिखित में रिपोर्ट भेज दूंगा। बिल्कुल, नागरवाला ने रिपोर्ट भेजी, लेकिन ये रिपोर्ट दिल्ली पहुंची 31 जनवरी की दोपहर 12 बजे, जब दिल्ली की सड़कों पर गांधी की शव यात्रा निकल रही थी। और उसके अंदर ये पूरा लिखा हुआ है, आर्काइव में पढ़ी, नेशनल आर्काइव, मैंने खुद स्वयं की आंखों से रिपोर्ट पूरी पढ़ी हुई है। मतलब देख के लगता है इतना बेवकूफ किस्म का पुलिस अधिकारी था, जो देश के इतने बड़े नेता की, जिसके ऊपर जान की हिफाजत जिसको करनी चाहिए थी, जो कर सकता था, ये ऐसी बेहुदा रिपोर्ट तैयार करके भेज रहा है वो भी गांधी के मरने के बाद। तो इस तरह से बचकानी हरकतें की गई। अब मैं आपको बताता हूं कि बड़ा सोचने वाली बात, ये सोचना चाहिए आपको कि इनसे जब नेहरू और पटेल से पूछा गया जब गांधी की हत्या हो गई कि भैया आप लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गांधी की? चलो वो तो जो पुलिस से, बॉम्बे पुलिस से गलती हुई, अहमदनगर पुलिस से गलती हुई, पुणे पुलिस से गलती हुई, ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी हिफाजत के आसपास घेरा क्यों नहीं बना रखा था? तो ये बड़ी बेशर्मी से नेहरू और पटेल कहते हैं कि गांधी ने तो मना किया था, बापू नहीं चाहते थे कि उनको सुरक्षा दी जाए। अरे बापू तो ये भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस से रहना चाहिए, बापू तो ये भी नहीं चाहते थे कि भारत में औद्योगिकरण होना चाहिए, बापू तो ये भी नहीं चाहते थे कि तुम बड़े बड़े बंगलों में रहो, बापू तो ये भी नहीं चाहते थे कि तुम रोज शाम को अंग्रेज अधिकारियों की तरह, अंग्रेज शासकों की तरह बड़ी बड़ी लेविश पार्टियां दो। गांधी तो ये भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाना चाहिए। गांधी तो ये भी कहते थे कि भारत में सेना नहीं होना चाहिए। तो गांधी की किस बात को तुमने मान लिया? गांधी की एक भी बात को तुमने नहीं माना, सिर्फ एक बात को माना। गांधी की अगर 100 मांगे थी तो 99 मांगे इन्होंने ठुकरा दी, बस एक मांग मानी कि मुझे सुरक्षा मत दो। बोला हाँ बापू तुमको सुरक्षा मिलेगी, तुमको हम शेर के सामने, जैसे बकरी को ना शिकार के समय बकरी को बांध के पेड़ से रख देते ना, बापू हम तुम्हारे गले में रस्सी बांधकर पेड़ से बांध देंगे बकरी की तरह तुमको, और तुम्हारा आके कोई व्यक्ति शिकार कर जाएगा। बापू हम तुम्हारी गर्दन काट के तश्तरी पे रख के सौंप देंगे हत्यारों को तुम्हारे, वो तुम्हारे उनको गिफ्ट कर देते हैं तुम्हारा सर। ये उसी तरह का भाव है सर, ये कोई मैं भावनाओं में बहकर नहीं बोल रहा हूं। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अगर इसको राष्ट्रपिता मानते थे, ये अगर उनको महात्मा मानते थे, जीवन भर, बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो लौह पुरुष सरदार पटेल हो, चाहे वो मौलाना आजाद हो, चाहे वो आचार्य कृपलानी हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो सी राजगोपालाचारी हो, इन सब की कोई हैसियत नहीं थी अगर गांधी नहीं होते। ये जीवन भर गांधी के नाम पर राजनीति करते रहे। गांधी ने इनको उंगलियां पकड़ा पकड़ा कर किसी को प्रधानमंत्री, किसी को गृह मंत्री, किसी को भारत का पहला दूसरा गवर्नर जनरल, किसी को भारत का पहला राष्ट्रपति के पद तक पहुंचवा दिया। ये गांधी के बिना कुछ नहीं थे, ये पार्षद स्तर तक नहीं पहुंच पाते अपने जीवन में। गांधी थे जिनके नाम पर ये लोग राजनीति करते रहे, और उसी के साथ इन लोगों ने धोखा किया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तो फैल जी, लोग बोलते हैं कि एम्स बनाने का श्रेय नेहरू को मिलना चाहिए, लोग बोलते हैं पहली औद्योगिकरण का श्रेय नेहरू को मिलना चाहिए, बांध जो बने उसका श्रेय मिलना चाहिए, फला का श्रेय नेहरू को मिलना चाहिए, इसरो तक का श्रेय नेहरू को दे देते हैं। ठीक है भाई दे दो। सरदार पटेल जी कहते हैं कि 560 से ज्यादा रियासत जोड़ी इस व्यक्ति ने, उसका श्रेय दिया जाता है भारतीयकरण का, ठीक है दे दो। लेकिन अगर श्रेय दे रहे हो इन दोनों को, तो गांधी को बचाने में नाकाम हुए, इसका ठीकरा भी तो इन दोनों पे के सर पे फोड़ा जाना चाहिए। कोई बात नहीं करता। क्यों बात नहीं करता तुफैल जी? क्योंकि जैसे ही ये बात करेंगे कि गांधी को बचाने में सरदार पटेल और नेहरू नाकाम रहे थे, तो इनका जो लक्ष्य है गांधीवादियों का, वामपंथियों का, कांग्रेसियों का, ये खुद को लिबरू गैंग, जिसको हम लिबरू गैंग कहते हैं, लिबरल्स का, इन सबका जो एजेंडा है कि गांधी की हत्या के नाम पे हिंदुत्व को बदनाम करो। तो जैसे ही बात होगी उनकी सुरक्षा में हुई चूक की, उंगलियां उठेंगी नेहरू और पटेल पर, तो इनका जो एजेंडा है हिंदुत्व को बदनाम करने का, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए देश में 75 साल गुजरने के बाद भी गांधी हत्याकांड की बात तो होती है, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि गांधी को बचाने में किसने चूक करी थी और कौन जिम्मेदार था। जी तो भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और एक जो प्रोफेशनल किलर्स नहीं हैं, तो वो प्रोफेशनल ढंग से पुलिस कैसे काम करती है, कैसे-कैसे सूत्र जोड़ती है और किस प्रकार से, उससे उड़ के आगे नहीं बढ़ सकते थे, मुमकिन नहीं था। फिर भी गांधी वध हुआ और जिम्मी नागरवाला जैसे लोग, निश्चित रूप से इसमें ये बात समझी जा सकती है, जो बाद में आईजी बना, वो उस समय भी अधिकारी था और अंग्रेजों के समय का वो अधिकारी है। उससे आप बेसिक मिनिमम चीजों की कल्पना कर सकते हैं कि वो उतना जरूर होगा। जैसे गोरखा रेजिमेंट है कि वो उसमें बहुत 5 फुट 11 इंच के लोग नहीं लिए जाएंगे, 5 फुट 4 इंच उसका अधिकतम है, मगर नीचे भी तय है कि 5 फुट 1 इंच, ऐसा नहीं 4 फुट 8 इंच का आदमी ले लिया जाएगा। तो
जब वो अधिकारी है जिस स्तर का, उससे बेसिक मिनिमम क्षमता की उम्मीद की जा सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जानता था ये होने वाला है और किसी बड़े का इशारा था कि इसको इसी तरह से हटा दो? किसी भी नतीजे पे सीधे पहुंचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब सफाई देने के लिए जिम्मी नागरवाला भी मौजूद नहीं है। जो मैंने उनके लिए कहा कि निकम्मे नकारा थे, वो तो साबित होता है, लेकिन इसके भी वो निकम्मे नकारा थे या किसके कहने पर, किसी बड़े आदमी के कहने पर वो जानबूझकर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ये सीधे सीधे कह देना गलत होगा। लेकिन हम तथ्यों को सामने रख सकते हैं और तथ्य जानने के बाद लोग अपना फैसला कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत समय 75 साल गुजर गया है, तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, सफाई देने वाला मौजूद नहीं है। लेकिन हम तथ्यों की जहां तक बात करते हैं, तो एक तथ्य मैं यहां पर बताना भूल गया। डॉक्टर जैन हुआ करते थे, बाद में पद्मश्री मिला उनको। तो मदन लाल भाभा जिसने बम फोड़ा था 20 जनवरी को, वो डॉक्टर जैन को अपने पिता के समान मानता था। तो डॉक्टर जैन रुइया कॉलेज मुंबई के अंदर प्रोफेसर थे। तो उसको उन्होंने मदन लाल भाभा ने 10-11 जनवरी को डॉक्टर जैन को बता दिया था कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और हमारा पूरा ये ग्रुप है, इस ग्रुप में ये लोग शामिल हैं और हमारा प्लान है कि हम गांधी को मार देंगे। तो डॉक्टर जैन को लगा कि यार रिफ्यूजी है, पाकिस्तान से आया, गुस्सेल है, बड़बोला है, ये ऐसे ही कुछ बोल रहा होगा। तो डॉक्टर जैन उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये कदम ठीक नहीं है, तुम नौजवान हो, परिवार की जिम्मेदारी, ये सब मत करो। और वो सोचते मेरा काम हो गया। लेकिन डॉक्टर जैन की इसमें कोई गलती है नहीं इस दिन तक। डॉक्टर जैन इसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर जैन खुद लिखते हैं कि कई लोग गांधी को मारने की बात करते थे कि हम गांधी को मार देंगे, हम गांधी को मार देंगे। तो डॉक्टर जैन को लगा कि मदन लाल भाभा भी इन्हीं में से एक बात कर रहा है। लेकिन जब 20 जनवरी को गांधी की प्रार्थना सभा में बम फूटता और हमले की कोशिश होती है, तो अगले दिन जब टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर फ्रंट पेज पर मदन लाल भाभा का नाम छपता है, तो डॉक्टर जैन घबरा जाते हैं। डॉक्टर जैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। एक तो उनको लगता है कि यार मैंने मदन लाल भाभा की बात को सीरियस नहीं लिया, तो सही में गांधी को मारने पहुंच गया और उसके सारे लोग पहुंच गए। और दूसरी बात ये कि अगर मैंने ये बात छुपाई तो कल को पुलिस मुझे भी धर सकती है। तो डॉक्टर जैन भागे भागे जो है वो महाराष्ट्र, जो मुंबई प्रेसिडेंसी कहते थे, उसके जो मुख्यमंत्री होते हैं बीजी खेर, उनके पास पहुंचते और उनको सारी बात बताते कि ऐसा ऐसा हुआ, ये जो बम फोड़ा इसको मैं जानता हूँ, उसने मुझे 10 दिन पहले बताई थी और ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं। तो डॉक्टर जो बीजी खेर होते हैं बोलते हैं तो बड़ी गंभीर बात है, आप मोरारजी देसाई से मिलिए। मोरारजी देसाई कौन? तत्कालीन गृह मंत्री थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। अब बहुत ध्यान से मोरारजी देसाई के रोल को सुनिएगा। मोरारजी देसाई के पास डॉक्टर जैन पहुंचते हैं और डॉक्टर जैन पूरी बात बता देते हैं कि ये मदन लाल भाभा है, इसको मैं इतने 1 साल से जानता हूँ और ये इसने मुझे 12 जनवरी को ये बात बता दी थी कि हम गांधी को मारेंगे। और इसने यही बताया था कि इसके साथ 5-6 लोग और हैं और ये लोग, इसने कुछ कुछ इस तरह से बताया था। ये बहुत गंभीर कोशिश है। अगर गांधी जी को लग रहा है, क्योंकि गांधी जी को भी लगा था कि अरे कोई गुस्सैल नौजवान है, उसने ऐसी बम फोड़ दिया, और पुलिस भी अगर ये मान के चल रही कि ऐसी किसी व्यक्ति ने गुस्से में बम फोड़ दिया है, तो ये इस मुगालते में ना रहे। ये बहुत गंभीर कोशिश है गांधी की हत्या की और लंबा षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है। ये डॉक्टर जैन ने मोरारजी देसाई को बता दी। मोरारजी देसाई को सिर्फ शाम को अहमदाबाद के लिए रवाना होना था, जहां पर अगले दिन सरदार पटेल पहुंचने वाले थे एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए 21 जनवरी को। तो 20 जनवरी की रात, सॉरी 21 जनवरी की रात जब रेलवे स्टेशन पर मोरारजी देसाई अहमदाबाद जाने के लिए रवाना होते हैं, उस वक्त कोई ऐसा तो था नहीं कि हवाई हेलीकॉप्टर से उड़ते थे सारे नेता। तो मोरारजी देसाई स्टेशन पर जिम्मी नागरवाला को बुलाते हैं, जेडी नागरवाला को, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और मोरारजी देसाई पूरी डॉक्टर जैन की बात बताते हैं कि डॉक्टर जैन मिलने आए थे और ये उन्होंने मुझे जानकारी दी है इसके बारे में, तुम इसकी जांच करो और मैं अहमदाबाद जा रहा हूं, कल मेरी मुलाकात होगी सरदार पटेल से और सरदार पटेल को मैं सारी जानकारी ये दे दूंगा कि मामला गंभीर है। अब यहाँ पर 2-3 बिंदु हैं जिन्हें हमें चर्चा करना चाहिए। अगर हम जिम्मी नागरवाला की बात करते हैं, जेडी नागरवाला की बात करते हैं, तो इस जो मोरारजी देसाई ने जो जानकारी दी, उसने तत्काल उसको दर्ज नहीं किया सरकारी रिकॉर्ड में। उसने मौखिक जानकारी के आधार पर मौखिक तौर पर जो है जांच शुरू कर दी। ऐसा वो बाद में कपूर कमीशन में भी उसने अपनी गवाही में जिम्मी नागरवाला ने, जेडी नागरवाला ने बात कही। डॉक्टर जैन से उसने पूछताछ करना भी बहुत जरूरी नहीं समझा, बहुत आसान तरीके से उनसे पूछताछ कर ली, उसके तह तक में नहीं गया। मोरारजी देसाई अगले दिन अहमदाबाद पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई सरदार पटेल से, ये रिकॉर्ड में भी है। मोरारजी देसाई बाद में ये कहते हैं कि मैंने सरदार पटेल को सारी जानकारी दे दी थी, जो जो डॉक्टर जैन ने मुझे बताया था कि ये पूरा षड्यंत्र गांधी को मारने का है। हैरत की बात है कि इस घटना के बाद 2 साल तक सरदार पटेल, 2 साल से ज्यादा तक और जीवित रहे। किसी पत्रकार ने उस दौर में सरदार पटेल से पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई कि क्या मोरारजी देसाई ने आपको 22 जनवरी को अहमदाबाद में
इस बात की जानकारी दी थी। डॉक्टर जैन ने जो उनको जानकारी दी थी, गांधी को मारने का बड़ा षड्यंत्र मदन लाल पावा तो प्यादा है, इसके साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, क्या ये जानकारी आपको मोरारजी देसाई ने दी थी? ये किसी पत्रकार ने सरदार पटेल से पूछने की कोशिश नहीं की। अब दूसरा पक्ष भी है सरदार पटेल की तरफ का कि मणिबेन और वी शंकर, मणिबेन उनकी बेटी थी सरदार पटेल की, और वी शंकर उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, आईसीएस अधिकारी थे, ये पूरे समय उनके साथ रहते थे। इन दोनों का कहना है कि ऐसी कोई जानकारी मोरारजी देसाई ने नहीं दी थी। तो क्या किसी ने मोरारजी देसाई से पूछने की हिम्मत करी कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने कोई जानकारी नहीं दी थी? तो ये चीजें शक पैदा करती है, ये चीजें शक पैदा करती है। अब जब गांधी की हत्या हो जाती है, उसके बाद भी देखिए इन लोगों कितने बेशरम लोग थे लोग। डॉक्टर जैन ने अपनी पुस्तक लिखी है कि मैं बापू को नहीं बचा सका। पुस्तक का नाम है मैं बापू को नहीं बचा सका। उस पुस्तक में डॉक्टर जैन लिखते हैं, 1948 में छपी थी वो पुस्तक, उसके बाद उसके संस्करण यहाँ पे बड़ी मुश्किल से वो पुस्तक मिलती है। उस पुस्तक में डॉक्टर जैन लिखते हैं कि जब गांधी की हत्या हो गई तो मैं अपने आप को अपराध बोध से ग्रस्त हो गया कि मुझे 11 जनवरी को जानकारी थी, मैंने उस वक्त नहीं दी अनजाने में, लेकिन मैंने 20 जनवरी के हमले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री को ये जानकारी दे दी, तो भी गांधी नहीं बचे। तो इसी गुस्से में जब गांधी की हत्या हो जाती है तो 1 या 2 फरवरी को डॉक्टर जैन गुस्से के अंदर बीजी खेर के घर पहुंच जाते हैं। बीजी खेर कौन? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजी खेर के घर पहुंच जाते हैं। बीजी खेर से वो गुस्सा होते हैं डॉक्टर जैन कि सर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी, मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, तो भी आप गांधी की जान नहीं बचा पाए। तो डॉक्टर बीजी खेर डॉक्टर जैन से बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ आपको अपराध बोध हो रहा है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे भी गलती हुई है। ये डॉक्टर जैन लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में कि बीजी खेर ने बोला कि मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और आपके मन में जो आत्मग्लानि है मैं उसको ही महसूस कर सकता हूँ, तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आप प्रति वर्ष 100 बच्चों को गांधीवाद की सच्ची शिक्षा दें, इससे आपका अपराध बोध कम होगा। देश का एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी गलती मानने के बाद एक प्रोफेसर जिसने सब कुछ सच बता दिया था, उसको कह रहा है कि रोज हर साल 100 बच्चों को गांधीवाद की शिक्षा दो, तो आपसे जो गलती हुई, हमसे जो गलती हुई है, वो भगवान हमें माफ कर देगा। लेकिन जैसे मोरारजी देसाई वहां पर पहुंचते हैं बीजी खेर के घर पे, और मोरारजी देसाई तो बहुत ही मुंहफट आदमी थे, उनका पूरा करियर आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री बने और बड़ा तीखा और गुस्सैल व्यक्ति थे, हर किसी को डांट डपट की बात करते थे वो। तो वो जब देखते हैं कि ये प्रोफेसर जो है, एक कॉलेज का प्रोफेसर प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को 4 बातें सुना रहा है, तो वो चढ़ बैठते हैं डॉक्टर जैन पे मोरारजी देसाई और धमकी देते हैं कि तुमने 11 जनवरी को ये बात हमसे छुपाई, 10 दिन तक छुपा के रखी, और तुम जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा के, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी में प्रतिबंध लगा हुआ था देश में। ये वामपंथी कभी बताते नहीं है, ये तो बताते हैं कि संघ पर बैन लगा था, लेकिन कपटी वामपंथी कभी नहीं बताते इन पे भी बैन लगा हुआ था उस वक्त। तो ये कहते हैं कि तुम वामपंथी लिंक है तुम्हारे, तुमको मैं जेल में बंद कर दूंगा कि तुम भी गांधी की हत्या में शामिल हो, क्योंकि एक हत्यारा जिसने बम फोड़ा था वो तुम्हारे कनेक्शन में था, तो तुम भी गांधी की हत्या में शामिल हो, तुमको मैं जेल के अंदर बंद कर दूंगा। तो डॉक्टर जैन लिखते हैं कि सुनकर, और जैसे ही ये सब बोला मोरारजी देसाई ने, तो बीजी खेर के अंदर भी हिम्मत आ गई। उन्होंने बोला हाँ तुमको हम बंद कर देंगे जेल में, तुमने 10 दिन तक ये बात छुपा। तो डॉक्टर जैन अपनी किताब में लिखते हैं, मैं बापू को नहीं बचा सका मैं, कि इन दोनों नेताओं की बात सुनकर मुझे इतना दुख हुआ कि ये लोग जो खुद को गांधीवादी कहते हैं, ये अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय मुझे दोषारोपण कर रहे हैं मेरे ऊपर, जिस व्यक्ति ने गांधी की जान बचाने की कोशिश की। तो ये लोग इस तरह के थे, ये इतने कपटी और धूर्त लोग थे कि गांधी की जान से खेलते रहे और लोगों से चीजें छुपाते रहे। ये शक पैदा करता है, ये शक पैदा करता है। मैं बहुत सोच समझ कर तुफैल की बात कह रहा हूं। हम लोग मुस्लिम लीग की इतनी आलोचना करते हैं, बूचर ऑफ बंगाल कहते हैं हम सूरावर्दी को, वो सूरावर्दी जो बंगाल का मुख्यमंत्री था, जिसकी देख रेख में हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में कलकत्ता में। बूचर ऑफ बंगाल सूरावर्दी इन लोगों से बेहतर था, इन लोगों से बेहतर था सर। तो पहले जी बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। उदाहरण देता हूं, गांधी जब 1946 के अक्टूबर नवंबर महीने में और दिसंबर से लेकर फरवरी तक 1947 तक नोआखली के अंदर 3-4 महीने रहते हैं, वहां पे शांति स्थापना के लिए जाते हैं, तो वहां पर सूरावर्दी जो कि बंगाल का मुख्यमंत्री था, उसने सेना और पुलिस के लोग गांधी की हिफाजत पे तैनात किए थे। तो गांधी से लोग पूछते थे कि यार आप तो अहिंसा के पुजारी हो, ये पुलिस और सेना लेकर क्यों चलते हो? तो गांधी कहते हैं मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कई बार सूरावर्दी को पत्र लिख चुका कि मेरे पास से सुरक्षा हटा लो, लेकिन चूंकि बंगाल सरकार का फैसला है कि नहीं हमें गांधी को सुरक्षा देना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? सरकार का फैसला है, मुझे मानना पड़ेगा। तो गांधी कई बार सरकार के फैसले मानते थे। ब्रिटिश सरकार भी जो नियम देती थी, उस नियम के
अनुसार वो चलते थे। तो भैया अगर गांधी ने अपने दो चेलों को कहा, नेहरू और पटेल को, कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, तो बोलते ठीक है, आपको सुरक्षा नहीं चाहिए मत लो, लेकिन हम सरकार का कर्तव्य आपको सुरक्षा देंगे और सुरक्षा में लोग आपकी तैनात होंगे। एग्जाम्पल देता हूं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे जब दिल्ली के, उन्होंने भी सुरक्षा देने से मना किया था। निश्चित तौर पर उनका ढोंग था इसके पीछे, वो अपने आप को आम आदमी दिखाने की जो उस वक्त कोशिश करते थे, उन्होंने नहीं ली, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी ना उनको। एसपीजी होती है, जब एसपीजी होती है तो एसपीजी के प्रोटोकॉल होते हैं, प्रधानमंत्री भी मना नहीं कर सकता, वो प्रोटोकॉल फॉलो होता है उस जगह पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बड़ा मशहूर किस्सा है कि अपनी बहन से जब वो मिलने के लिए गए तो उनको उनकी बहन ने खाना दिया, तो उसके पहले एक उनके सुरक्षा कर्मी ने वो खाना चेक किया, इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ है, तो डॉक्टर प्रसाद ने उसको डांटा नहीं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने दुखी और आहत हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा कि बहन, मैं तेरे घर भोजन करने आया हूं, मेरी वजह से तेरा अपमान हुआ है, इसलिए जब तक मैं राष्ट्रपति रहूंगा तेरे घर भोजन करने नहीं आऊंगा। उन्होंने उसको डांटा नहीं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो प्रोटोकॉल्स होते हैं सुरक्षा के, तो भाई गांधी ने मना किया मेरे को सुरक्षा नहीं चाहिए, तो देते ना सुरक्षा, बोला आपके कहने से क्या होता है, हम आपको सुरक्षा देंगे। कल को कोई मुसलमान आपको मार देगा तो कितना भयंकर रक्तपात हो जाता। गोडसे ने आपको मार दिया, कितने बेगुनाह ब्राह्मण मारे गए रक्तपात में। आपकी जान से दूसरों की जानें जुड़ी हुई हैं, आपको सुरक्षा लेनी पड़ेगी। सुहरावर्दी ने इसलिए तो सुरक्षा दी थी ना वाकई में, कि उसे डर था कि गांधी को कोई भी कट्टरपंथी मुसलमान मार सकता है, और अगर मुसलमान ने किसी गांधी को मार दिया तो पूरे देश में मुसलमानों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ये सोचकर उसने सुरक्षा दी नौकरी में। तो तुमसे बेहतर तो गांधी का दुश्मन था भाई, वो बूचराव बंगाल, तुम तो चेले थे, तुम अपने गुरु की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो ये चीजें मन में कई सवाल पैदा करती। तुषार गांधी जी के प्रपोत्र है, मैं एनडीटीवी में नौकरी करता था, उनका एक इंटरव्यू हमने करवाया था इसी विषय पर, यही विषय था, गांधी की हत्या पर हमने शो बनाया था 2008 में। तो तुषार गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उस इंटरव्यू में कहा, एनडीटीवी इंडिया को दिए इंटरव्यू में, वो शो मैंने ही बनाया था। उस शो में तुषार गांधी कहते हैं कि नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेस के नेताओं के लिए बहुत आसान था, बहुत बेहतर था कि वो साल में 2 दिन यानी 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को राजघाट जाए, फूल चढ़ाएं, शीश झुकाएं और आ जाएं, बजाय इसके कि 365 दिन गांधी उनको बुलाएं और उनको झड़कियां दें। और खुद अपनी पुस्तक में तुषार गांधी ये लिखते हैं कि गोडसे ने 3 गोलियां मारकर अपने लक्ष्य को तो साधा ही साधा, साथ में उसने उन कई कांग्रेस के नेताओं के रास्ते का रोड़ा भी हटा दिया जो जिनकी सोच में, जिनके कार्य में गांधी बाधा बनकर खड़े रहते थे। ये तो तुषार गांधी ने भी लिखा है। तो अब ये तथ्य है, और तथ्य ये है और ये इशारा करते हैं। अब आदमी को समझना चाहिए कि कहां क्या चूक हो रही थी, लेकिन कोई अध्ययन करेगा नहीं, कोई निष्कर्ष पर समझते हुए, जानते हुए पहुंचना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके निशाने पर हिंदुत्व है। वो गांधी की लाश पर, उनकी चिता पर, जो 75 साल पहले आज तक सुलग रही है और लगातार रोटियां उल्टी पलटी जा रही है। ये इकलौती ऐसी चिता है मोहनदास करमचंद गांधी की, राजनीतिक चिता ऐसी है जो 75 साल से सुलग रही है, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिसपे कोई वामपंथी, कोई लिबरू, कोई कांग्रेसी, कोई गांधीवादी उस चिता पर पहुंचकर 2-4 रोटियां ना सेकता हो। वो रोटियां क्या होती है राजनीति की रोटियां? हिंदुत्व को गाली बकना, हिंदुत्व को धकेलना, हिंदुत्व की विचारधारा को अपमान करना। अरे गांधी की हत्या की वजह हिंदुत्व की विचारधारा नहीं थी, गांधी की हत्या की वजह थी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उनकी। गांधी की हत्या की वजह थी 55 करोड़ रुपए का अनशन। गांधी की हत्या की वजह थी शरणार्थियों के प्रति विरोधी, और गांधी की हत्या की वजह थी उनकी अहिंसा का फेल हो जाना, और गांधी की हत्या की वजह थी लाखों लाख लोग लाशें गिर जाना बंटवारे के दौरान। गांधी की हत्या की वजह थी पाकिस्तान का निर्माण, जिसको बनने से नहीं रोक पाए। बहुत सिंपल सी बात मैं पूछता हूँ, गांधी ने इतने आमरण अनशन किए, कभी अंतरात्मा की आवाज पर, कभी ईश्वरीय प्रेरणा से, छोटी छोटी बातों पे किए। आजादी के बाद भी किए, आजादी के बाद 2 अनशन किए। पहला अनशन उन्होंने कलकत्ता में किया सितंबर की 1 तारीख को मुसलमानों की रक्षा के लिए। फिर आखिरी अनशन उन्होंने दिल्ली में किया 55 करोड़ रुपए देने के लिए। चलो ठीक है, नहीं मानते 55 करोड़ रुपए देने के लिए, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए। तो मुसलमानों की सुरक्षा के लिए उन्होंने 2 बार अनशन किया, आजादी के बाद और आजादी के पहले भी अनशन किए। मेरा सवाल है कि छोटी छोटी बातों पर अनशन कर देने वाले मोहनदास करमचंद गांधी भारत के बंटवारे जैसे बहुत बड़े विषय पर आमरण अनशन करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाए? इस सवाल का जवाब दर्शक खुद स्वयं दें, वो खुद सोचें
उनको सारी चीजों का खुद ही मिल जाए। खुद से सब आप सवाल पूछते हैं किसी विषय पर तो आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं होता, दूसरा नहीं समझा सकता आपको। बहुत सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं, इसके बारे में सोचें। और जो जो हमको झूठ पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, मुझे ये बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसको इतनी 40-50 लाख लाशों पर आजादी मिली हो? ऊपर से पढ़ाया हमको एक घोटा जा रहा है, हमारे दिमाग में बार बार बचपन से घुट्टी मिलाई जा रही है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, अहिंसा से मिली है हमको आजादी। अरे ये कैसी अहिंसा थी कि 50 लाख बेगुनाह मर गए, 50 लाख लोगों की लाशों पर यह आजादी खड़ी हुई है। आधी रात की नियति जो भाषण है ना, जब नेहरू दे रहे हैं तो 50 लाख लाशों पर खड़े होकर वो भाषण दे रहे हैं, जिसको आज भी घोट घोट के पिलाया जाता है कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत, बड़ी बड़ी लफ्फाजियां। बिल्कुल ठीक। 50 लाख लाशों पर खड़े होकर आजादी के जश्न मनाया गया इस देश में, और हमको आज तक 75 साल से पढ़ाया जा रहा है, 80 साल से पढ़ाया जा रहा है हिंसा से मिली आजादी। कितना बड़ा झूठ इस पूरी 3-3 पीढ़ियों के दिमाग में भर दिया गया। और आज जब हम सच बोलते हो तो हमारे पर मोहर लगाई जाती है, लेबल लगाए जाते हैं। गांधी का वैचारिक विरोध करना गांधी की हत्या का समर्थन करना नहीं होता तुफैल जी। इस देश में गांधी की वैचारिक विरोध को भी ईस्ट निंदा के दायरे में ला दिया गया है। आप तो इस विषय के जानकार हैं। ईस्ट निंदा जो पूरे अरब देशों में चलती है, मुस्लिम देशों में चलती है कि पत्थरों से मार, जो नबी के खिलाफ बोले या जो कुरान के खिलाफ बोले उसको पत्थर मार मार के मार दो या सजाए मौत दे दो, सर तन से जुदा कर दो। यहाँ तो ईस्ट निंदा का कोई कानून नहीं है इस देश में, लेकिन गांधी को ऐसा मसीहा बना दिया गया है कि अगर हम उनके खिलाफ वैचारिक विरोध भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने कोई ईस्ट निंदा कर दी हो, गो हत्या कर दी हो, ऐसा आपको बना दिया जाता है। तो बड़ी विसंगतियां हैं गांधी हत्याकांड में। अब इस पे सच सामने आना चाहिए, इस पे विचार विमर्श होना चाहिए। और ये जो 75 साल से गांधी की हत्या का इस्तेमाल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं ये अंत में ये बात कहना चाहूंगा, इसके बाद आपको सवाल हो तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से काफी बात कहना चाहूंगा कि वैसे तो गांधी की हत्या से हमें उसी दिन सबक सीख लेना चाहिए था, लेकिन आज भी देरी नहीं हुई है। थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, और ये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर विचार करें कि जब भी देश में किसी बड़े नेता की हत्या हुई है, चाहे भारत ही नहीं चाहे दुनिया में कहीं भी, उसकी हत्या की असली वजहों को ढूंढ के उन वजहों को दूर करने का प्रयास किया गया है कि जिससे कि भविष्य में हत्याएं या ऐसी घटना फिर से ना हो। उदाहरण के लिए भारत में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो भारत की जो सरकार बनी नरसिम्हा राव की बाद में, उसने श्रीलंका की तमिल नीतियों में श्रीलंका की लेकर जो भारत की नीति थी उसमें परिवर्तन किया कि राजीव गांधी की हत्या की वजह तमिल उग्रवाद था। उसी तरह से जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है तो खुद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उनकी मां की जो पंजाब की नीतियां थी, खालिस्तान को लेकर जो नीतियां थी, उसमें खुद राजीव गांधी परिवर्तन करते हैं। राजीव लोंगेवाल एक बहुत बड़ा समझौता होता है। तो कहने का मतलब है कि आदमी, देश, समाज, शासन, सरकार किसी बड़े नेता की हत्या से सबक सीखकर उसको सुधार करती है। तो गांधी की हत्या के बाद उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी, उसको सबक लेते हुए देखना था कि गांधी की हत्या की वजह मुस्लिम तुष्टीकरण है। मुस्लिम तुष्टीकरण जब हद से आगे बढ़ जाता है, अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाता है, तब उसका नतीजा गांधी हत्या के रूप में सामने आता है। तो हमें इस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर लगाम लगाना चाहिए, उस वक्त की सरकार को सोचना चाहिए था। नेहरू की सरकार को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर लगाम लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन नेहरू की सरकार ने इसका उल्टा किया। गांधी से भी 2 कदम आगे बढ़ के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को और आगे बढ़ा दिया, और इतनी बढ़ती गई कि हम देखते हैं कि 80 और 90 के दशक में हिंदुत्व का उभार होता है उस नीतियों के खिलाफ। गांधी की हत्या से यह सबक सीखा जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा हुआ। मुस्लिम तुष्टीकरण तो बढ़ा दिया और साथ में गांधी की हत्या का ठीकरा हिंदुत्व पर फोड़कर हिंदूवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को बेगुनाह होने के बाद भी जेलों में ठूसा गया, महीनों तक बंद रखा गया, यातनाएं दी गई। संघ जैसे राष्ट्रभक्त संगठन पर उंगलियां उठाई गई, लांछन लगाए गए, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध हटाना पड़ा जब कोई सबूत नहीं मिला संघ के खिलाफ। तो इन्होंने राजनीतिक तौर पर, मैं कहता हूं ना कि किसी का राजनीतिक हत्या का, भारत में पहली बार अगर किसी की राजनीतिक हत्या का इस्तेमाल हुआ तो गांधी का हुआ। नेहरू ने अपने स्कोर सेटल किए गांधी की हत्या के नाम। उन्होंने सारा ठीकरा सरदार पटेल पे फोड़कर सुरक्षा में नाकामी का, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों को उनके पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सरदार पटेल को कॉर्नर कर दिया, सरदार पटेल के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। सरदार पटेल इतने आहत हो गए गांधी हत्या के बाद कि उनको हार्ट अटैक पड़ गया महीने भर बाद, और फिर वो कभी वैसे सरदार पटेल नहीं रह पाए। तो सरदार पटेल
से नेहरू ने अपनी दुश्मनी निभाई गांधी हत्या का इस्तेमाल करके कि भैया तुम बचाने नाकाम हुए, अपने चेले चपाटों उनके पीछे छोड़ दिया, आंदोलन करवा, तो सरदार पटेल से अपनी दुश्मनी जो उनकी दुश्मनी थी उसको गांधी हत्या के नाम पर पूरा कर लिया। और दूसरा उनको नफरत थी हिंदुत्व की विचारधारा से, दूसरा उनको नफरत थी संघ से। गांधी हत्या के पहले 30 जनवरी को गांधी हत्या होती है उसके पूरे 45 दिन पहले तक मैंने पूरे बयान नेहरू के निकाले जो संघ के खिलाफ दिए। वो हर दूसरे तीसरे दिन कहते हैं मैं संघ को कुचल दूंगा, मैं संघ को कुचल दूंगा, मैं संघ को कुचल दूंगा। और 30 जनवरी को बिना सोचे समझे तो गांधी हत्या हो जाती है, उसके 2-3 दिन बाद बिना सोचे समझे संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो नेहरू ने 3 से 2 निशाने किए गांधी हत्या के बाद, सरदार पटेल को ठिकाने लगाया और दूसरा हिंदुत्व की विचारधारा को ठिकाने लगाने के लिए आरएसएस पे निशाना साधा। तो ये इस्तेमाल हो रहे थे गांधी की हत्या के। उस व्यक्ति की चिता की राख भी ठंडी नहीं पड़ी थी कि 3 फरवरी को जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं, वो भीड़ लेकर सरदार पटेल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए संसद भवन के अंदर तक घुस गए थे। सरदार पटेल इस्तीफा दो। ये आईबी की रिपोर्ट है, उस आईबी की रिपोर्ट में आता है कि नेहरू के घर में रुके हुए हैं और ये खुद मंत्री बनना चाहते हैं, और ये सारी रिपोर्ट सरदार पटेल ने नेहरू को भेज दी थी कि मुझे मंत्री पद से हटाने के और हटाकर खुद गृह मंत्री बनना चाहते हैं लोग, जयप्रकाश नारायण आदि लोग, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं और ये आपके घर में रुके हुए हैं। तो नेहरू के घर में रुक के सरदार पटेल के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था और वहां पर राजघाट में चिता भी ठंडी नहीं हुई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और ये इस देश में ये हो रहा था। और दूसरी तरफ वो चिता जल रही थी और हत्यारों को तुम पकड़ नहीं पाए और सारा ठीकरा जो है तुमने हिंदुवादी संगठनों में फोड़कर उन पर बैन लगा के उनके बेगुनाह कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये हुआ इस देश में। हमने कोई सबक नहीं सीखा कि गांधी की हत्या हुई है तो कम से कम अब तो मुस्लिम तुष्टिकरण रोक दो, और बढ़ाते गए क्या नहीं। आज अगर उस वक्त मुस्लिम तुष्टिकरण रुक जाता तो इस देश की सांप्रदायिक स्थिति जो माहौल है वो आज 50 गुना बेहतर होता, अगर ये लगाम उसी वक्त 1948 30 जनवरी को लगा दी गई होती। हमने गांधी की हत्या से सबक सीखा होता, लेकिन नहीं, हमें तो मुस्लिम तुष्टिकरण को वजह ही नहीं मानना गांधी की हत्या की, हमको तो वजह सिर्फ हिंदुत्व मानना। ठीक है, आपके इतने परफेक्ट वक्तव्य के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। एक चीज बस मैं जोड़ना चाहूंगा जी। बडगे के साथ जब ये आए थे तो जो पिस्तल था वो किसी काम का नहीं था और वो नहीं चल पाया, तो फिर ये लोग ग्वालियर गए। ग्वालियर में इन्हें ये ऑटोमेटिक पिस्टल मिला। ऑटोमेटिक पिस्टल सब्जी तरकारी मसाले की तरह बाजार में नहीं मिलता और पिस्टल्स के ऊपर नंबर होते हैं। ये भी नहीं छान फटक की गई कि ये हथियार किसके नाम में था, किसका पिस्टल था, और संकेत मिलते हैं इसके कई मजेदार से कि ये कहां से आया, किसने दिया, और गांधी वध के पीछे कौन लोग चाहते थे, क्योंकि और भी थे। कौन और भी लोग थे जो हम 6-7-8 नाम जानते। हम तो कुछ ही नाम जानते, वेपन, क्योंकि हाथ उंगली थी ना इनकी, वेपन कहां से आया, और ये वेपन ऐसा साधारण वेपन नहीं है, कोई कट्टा नहीं है वो रामपुर का या मुंगेर का बना हुआ, ये ऑटोमेटिक पिस्टल है। तो इस पिस्टल का के बारे में छान फटक की जाती तो कुछ नाम आ जाते, मगर इसको नहीं आया तो फिर इसको यहीं रखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बोल दूं? हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। देखिए, पिस्टल की कहानी आपने बता दी, उनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल नहीं था, वो ग्वालियर से लेते हैं, ग्वालियर से डॉक्टर परचूरे से लेते हैं ये पिस्टल। अब बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप मेरी पुस्तक में पूरा एक चैप्टर है पिस्टल नंबर 606824, 60-68-24 पिस्टल का नंबर था। इटाली मुसोलिनी की आर्मी के पास पिस्टल होती थी। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस पिस्टल को देने के अंदर डॉक्टर दत्तात्रेय परचूरे का नाम आता है, वो बाइज्जत वो बरी हो जाते हैं सबूतों के अभाव में। इसके अलावा ये दर्शक बहुत कम लोग जानते होंगे कि गांधी हत्याकांड में 3 लोग भगोड़े भी हैं, उनका जिक्र भी मैंने अपनी इस पुस्तक में किया है, जिनको भगोड़ा माना गया, जिनको कहीं पकड़ा नहीं किया गया। उनमें एक थे सूर्यदेव शर्मा, ग्वालियर के रहने वाले थे, एक थे गंगाधर जाधव, और एक थे, एक नाम में इस वक्त भूल रहा हूं, 3 लोग भगोड़े थे। मैं 3 में से सूर्यदेव शर्मा की बात करना चाहता हूँ। सूर्यदेव शर्मा गांधी हत्याकांड में कोर्ट के अंदर, लाल किले के अंदर जब केस चला देशी अदालत में, तो सूर्यदेव शर्मा को भगोड़ा घोषित किया गया। बाद में ये सूर्यदेव शर्मा निर्दलीय के तौर पर दतिया से विधायक बने मध्य प्रदेश में। तो ये ऐसे कैसे भगोड़े थे जो किसी की पकड़ में नहीं आए, वो बाद में विधायक बन गए। और माई का जो मंदिर है हमारे सतना में, सॉरी मैं गलत बोल दिया, दतिया में माई का जो मंदिर है, उसके बहुत आजीवन ट्रस्टी भी रहे, एक तरह से पूरा ट्रस्ट माई के मंदिर का
यही देखते थे सूर्यदेव शर्मा जी, वो बड़े राष्ट्रभक्त नेता थे व्यक्ति। तो ये भगोड़े इनको कानून की किताबों में लिखा गया, लेकिन दतिया से निर्दलीय जो है विजयराजे सिंधिया के समर्थन पर ये चुनकर बाद में विधायक बने। तो बहुत सारी चीजें हैं इस पिस्टल की कहानी के पीछे, बहुत सारे रहस्य हैं जिनके पीछे कभी जिनकी पकड़ में पता किया जा सकता था, लेकिन शायद कुछ राजनीतिक मजबूरियां उस वक्त की, या कुछ रहे होंगे, देश के हित भी शायद रहे हों कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया जाए, जानबूझकर गए। ये तो बहुत सारे राज खुल सकते थे, बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो सकते थे। ठीक बात है। और ये बात तो उस समय के प्रेस की जानकारी से अखबार पढ़िए और किताबें पढ़िए तो जो बिल्कुल गांधी के मूड के लोग हैं उसके हिसाब से ही बात करते हैं, उनको छोड़ के सभी लोग ये महसूस कर रहे थे गांधी राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के लिए कोड़ बन गए थे, और न केवल कांग्रेस, हिंदुओं के लिए, भारत के लिए मातृभूमि का विभाजन उनके बिल्कुल। जो आखिरी मुलाकात जो गांधी, यहाँ पे आपने आप ही की बात के समर्थन के लिए कोट करना चाहता हूँ सिर्फ 30 सेकंड में, कि जो आपने कोड शब्द का इस्तेमाल किया, तो सरदार पटेल ने गांधी के लिए कालिक शब्द का इस्तेमाल किया था, मतलब कालिक पोतने वाला बताया था। आपने कहा हिंदू समाज के लिए कोड बन गए थे, तो सरदार पटेल जब 55 करोड़ रुपए के लिए अनशन करते हैं, तो मौलाना आजाद, नेहरू, सरदार पटेल और गांधी, इन चारों के बीच में बातचीत होती है, और ये बातचीत खुद लिपिबद्ध की है इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद तो झूठ नहीं बोल सकते ना तुफैल जी। हाँ, वो तो बिल्कुल उनके ही आदमी थे। मतलब मौलाना आजाद से बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए? तो मौलाना आजाद जो बोलेंगे सच बोलेंगे, हम तो मानेंगे ये बात। तो मौलाना आजाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं इंडिया विंस फ्रीडम में कि इतने कर्कश आवाज में, इतनी ऊंची ऊंची आवाज में सरदार पटेल गांधी से बात करने लगे, तो हम बड़े दुखी हो गए। हमने कहा कि सरदार इस भाषा में मत बात करो गांधी से, बापू को बुरा लग रहा है। तो बोला बुरा लग रहा है तो क्या करूंगा? और बोले मैं तो कल मुंबई जा रहा हूँ, मैं तो कल बॉम्बे जा रहा हूँ। तो हमने बोला कि बॉम्बे मत जाओ, रुक जाओ, इस वक्त अनशन कर रहे हैं, देश इस दिल्ली में आपकी जरूरत है। तो सरदार पटेल बोले कि दिल्ली में रुककर क्या करूंगा, जब बापू ने तय कर लिया है कि वो पूरे अनशन के माध्यम से पूरे हिंदुओं के मुंह पर कालिक पोतना चाहते हैं। तो कालिक पोतना, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में हिंदुओं की बदनामी हो रही थी ना, कि देश की राजधानी के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये मैसेज जा रहा था। उस वक्त कश्मीर का मामला यूएन में पहुंच चुका था, यूएन में बहस चल रही थी, पाकिस्तान के हाथ में हथियार आ गया था इस अनशन के माध्यम से। तो पटेल ने कह दिया गांधी के मुंह पर कि आप हिंदुओं के मुंह पे कालिक पोतना चाहते हो। खुद गांधी के बेटे ने उनको पत्र में लिखा, जो खलील जुमा चौधरी अपनी पुस्तक में लिखते हैं पाथ टू पाकिस्तान में, कि उन्होंने कहा कि पिताजी आप हिंदुओं के लिए अभिशाप बन चुके। ये बात के 2 उदाहरण इसलिए दिए कि कल को कोई तुफैल चतुर्वेदी जी को ये ना बोल दे कि यार कोड़ बोल रहे थे। तो मैं इसकी बताना चाहता हूँ कि गांधी के पुत्र रामदास गांधी गांधी के पुत्र रामदास गांधी हिंदुओं के लिए अभिशाप मांगते थे अपने पिता गांधी को, और गांधी के सबसे बड़े सरदार चेले सरदार पटेल गांधी को बोलते थे कि आप हिंदुओं के मुंह पे कालिक पोतते हो। जी, तो वस्तुतः ये स्थिति थी, और जब किसी अंग की चिकित्सा नहीं हो पाती, गलने लगता है, तो काटने के अलावा कोई चारा नहीं है। और इनको ग्वालियर से ही पिस्टल क्यों मिला, कहीं और से क्यों नहीं मिला, थोड़ा सा सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो कुछ है ये मानसिकता। और ध्यान रहे, मध्य प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र जो बाद में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, ये शुद्ध हिंदू महासभा का क्षेत्र था, बड़े तेजस्वी लोग थे वहां। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर चर्चा के लिए, और आपने बिल्कुल तटस्थ छान पटक, न गोडसेवादी न गांधीवादी, जो तथ्य हैं वो सामने हैं। नहीं, वो आपके साथ बैठकर अपने आप तटस्थता आ जाती है। आप इतना खुलकर बोलते हो तो सामने वाला भी खुलकर बोलने लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। बहुत बहुत जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र।